हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 10th का स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर, जिसका पेपर कोड है 30S1। यानी जो कोड है या सेट है, सेट 1 है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के एग्जाम का पेपर है, जो आज हुआ है पेपर आपका, जो आपका 16 जुलाई को पेपर हुआ है। 16 जुलाई 2025 कंपार्टमेंट का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इफ द गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन तो यहाँ पे देखो बेटा, जो पैराबोला बना हुआ है वो पैराबोला डाउनवर्ड बना हुआ है। तो पैराबोला कैसा बना हुआ है? आपका डाउनवर्ड पैराबोला बना हुआ है। और इसके हिसाब से इसमें ऑप्शन पूछे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखो बेटा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अगर हम देखें डाउनवर्ड पैराबोला के हिसाब से, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो हमें ये फिगर दिखाई दे रही है आपको, आपका कुछ इसी तरीके से फिगर बनी हुई है और ये डाउनवर्ड पैराबोला बना हुआ है। तो डाउनवर्ड पैराबोला के हिसाब से हम ये बात समझ रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दी हुई है ना। यहाँ पे अभी कोई क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये जो डाउनवर्ड के हिसाब से इक्वेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमारे को बताया, अगर हम इसमें f0 रख दें तो क्या होगा? 0 प्लस 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा a इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा a इज ग्रेटर देन 0। जब भी डाउनवर्ड पैराबोला बनता है तो a क्या होता है? तो 0 से ग्रेटर देन होता है, इसलिए आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन टू है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज। तो बोला है किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर के कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन जल्दी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लो, अगर हमने कोई भी नंबर लिया, हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने लिया 3, हमारा नंबर क्या है? हमने कोई नंबर लिया प्राइम नंबर 3 में, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। और 9 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1, 3 और 5 हो सकते हैं। तो 9 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1, 3, 5। तो यानी कोई भी जो आपका प्राइम नंबर होगा उसके जो फैक्टर होंगे वो कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। अगर देखो दूसरा एग्जांपल, अगर हमने 5 ले लिया तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। और 25 का फैक्टर क्या होते हैं? 1, 5 और 25। क्लियर हो गया? तो हम मैंने 2 एग्जांपल से आपको समझा दिया। 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, या कोई और नंबर ले सकते हो, 13 ले लो, 11 ले लो, ये सब प्राइम नंबर है। किसी भी प्राइम नंबर का पहले स्क्वायर करें। स्क्वायर करने का अगर आपके फैक्टर देखेंगे, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, बाकी 2 फैक्टर और आप निकालेंगे तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम जो फैक्टर मिलेंगे किसी भी प्राइम नंबर के, कितने मिलेंगे? 3। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दे रखा है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन 3, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, find the value of k. The value of k for which the pair of linear equation k plus 1x plus 2 1 minus ky equal to 15। और सेकंड इक्वेशन है 4y equal to 3x minus 8। और जो दे रखा है वो है नो सॉल्यूशन की कंडीशन दे रखी है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है नो सॉल्यूशन की कंडीशन पे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। चलिए देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन किस तरीके से होएगा। इजी क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, हमारे को इक्वेशन दे रखी थी, हमने इक्वेशन को क्या करा? करेक्ट कर लिया। इक्वेशन थी k प्लस 1x प्लस 2, इक्वेशन को करेक्ट कर लिया हमने। 1 माइनस के वाई इक्वल टू 15। दूसरी इक्वेशन थी 3x इक्वल टू दे रखा था क्वेश्चन में, हमने क्या करा? हमने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। लिखा था ना आपका 4y इक्वल टू 3x, तो हमने इसको इक्वेशन को ट्रांसपोर्ट करके सही लगा दिया, इक्वेशन करेक्ट कर दी। 3x माइनस 4y इक्वल टू 8। अब हमारे को नो सॉल्यूशन की कंडीशन पता है। तो नो सॉल्यूशन क्या होती है? पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशन कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ तक तो क्लियर है। तो a1 a2 क्या है? x को हटा दो तो k प्लस 1 a1 है और 3 a2 है। तो k प्लस 1 अपॉन 3, b1 b2 क्या है? यहाँ से y हटा देंगे तो b1 b2 रहेगा 2 1 माइनस के अपॉन माइनस 4। साइन के साथ लेते हैं, याद है ना? जब नेगेटिव का साइन होगा तो आप साइन लेंगे और पॉजिटिव का साइन होगा तो साइन नहीं लेंगे। और c1 c2 क्या है? 15 अपॉन 8 इज नॉट इक्वल टू। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। -4 की k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 की इससे, तो आएगा -4 k प्लस 1 और इधर आ जाएगा 6 1 माइनस के। फिर आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 के माइनस फोर से मल्टीप्लाई करी तो -4 से k की मल्टीप्लाई करी -4 के
और माइनस की प्लस की 1 से मल्टीप्लाई करेगी, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 4। इस तरफ 6 की 1 से करी तो 6, 6 की करी तो माइनस 6 के। अब आप क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ सॉल्व कर देंगे बेटा, और नंबर को नंबर के साथ। तो माइनस 4 के है, और यहाँ पे 6 के ट्रांसपोर्ट हो गया प्लस का 6 के, और यहाँ पर 6 तो पहले ही था, माइनस का 4 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा प्लस का 4। तो माइनस प्लस 6 के से माइनस 4 के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव का 2 के आएगा, और यहाँ आएगा 10, 6 प्लस 4 10। के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, तो के की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, के की वैल्यू निकालो, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एपी का, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में बोला है द 6th टर्म ऑफ एपी, एपी दे रखा है √27, √75 और √147 इज। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जो नंबर रूट से बाहर आ रहे हैं पहले तो उन्हें निकाल लेते हैं। तो हमने जो नंबर रूट से बाहर आए हैं उनको पहले निकाल लेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो बेटा कैसा होगा क्वेश्चन आपका, √27, √75 और √147। अगर हम √27 के फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे 3 3 3, यानी 3 की पावर 3 क्या होता है 27, और 3 3 9, 3 27। तो कॉमन क्या है, दो नंबर का जो पेयर बन रहा है 3 का वो 3 बाहर आ जाएगा और एक 3 बचा हुआ है रूट में आ जाएगा। तो √27 का जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3√3। इसके आगे √75 और √27। √75 को जब मैं ऐसे ही फैक्टराइज करके निकालेंगे तो आ जाएगा 5√3, और √27 तो हमारा आ चुका है 3√2, ठीक है ना। तो यानी हमारे को ये कौन सी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। अगर हमारे को डी निकालना हो, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, तो हम क्या करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, तो a2 माइनस a1 भी बोल सकते हैं, या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म तो मेरी क्या आई थी, सेकंड टर्म तो आई मेरी √75 है ना, तो सेकंड टर्म मेरी आ गई 5√3, और फर्स्ट टर्म क्या थी √27, तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या आई 3√3। तो 5√3 से मैंने 3√3 को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5√3 से 3√3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2√3। तो जो क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था मेरे से, क्वेश्चन में पूछा था आपको कि 6 टर्म निकालनी है, तो मेरे को डी निकल गया। जब डी निकल जाएगा तो 6 टर्म क्या होती है आपको पता ही है, डी मेरा आ गया है क्या 2√5, तो 6 टर्म क्या होती है a + 5d, यानी a 6 टर्म हो गई a + 5d। a की वैल्यू आपको पता है क्या है 3√3, 5 की जगह 5, और d आपने निकाल लिया 2√3। मल्टीप्लाई कर दो 3√3, 5 से मल्टीप्लाई करो 5 × 10√3। अब 3√3 में 10√3 को ऐड कर दो, क्या आएगा 13√3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर है 13√3। अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या 13√3 ऑप्शन में दे रखा है, आपके ऑप्शन में 13√3 नहीं दे रखा, आपके में वैल्यू रूट में दे रखी है। तो क्या करेंगे हम सारी वैल्यूज को अंदर कर देंगे। कोई भी नंबर अगर रूट के बाहर है तो यानी अगर वो रूट के अंदर था होता तो कितने टाइम तो था 2 टाइम, तो 13 रूट से बाहर है तो 13 को रूट के अंदर कर देंगे हम 2 बारी, और ये तो ऑलरेडी रूट में था तो इसे यही कर देंगे। तो 13 का 169, और 169 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा √507। तो इसका आंसर आएगा √507। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एक फिगर दे रखी है, इन द गिवन फिगर PQ एंड PR आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल सच दैट PQ = 7 सेंटीमीटर एंड एंगल RPQ 60 डिग्री। आपको निकालनी है लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, यानी कॉर्ड आपकी क्या है, कॉर्ड आपकी है QR, आपको QR की लेंथ निकालनी है। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो, ये आपको फिगर दे रखी है, तो हमारे को क्या दे रखा है PQ 60 डिग्री दे रखा है, और वो एंगल P 60 डिग्री दे रखा है, और PQ 7 दे रखा है। तो हमारे को पता है ये 60 है। अब हमें ये पता है कि जो टेंजेंट होती है किसी भी सर्कल की इक्वल होती है, यानी PQ किसके इक्वल होगी, PR के इक्वल होगी। ये तो रूल है। टेंजेंट क्या होते हैं, टेंजेंट आर ऑलवेज इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पे टेंजेंट आती है वो इक्वल होती है। तो PQ PR के इक्वल है, ये हमारे को रूल में पता है। तो जब हमारे को पता है PQ PR के इक्वल है तो एंगल Q किसके इक्वल होगा, एंगल R के इक्वल होगा। तो एंगल Q और एंगल R को मैंने क्या लेट कर लिया, X लेट कर लिया। अब हमें एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है ना आपका, ट्राइंगल क्या है QPR, QPR एक ट्राइंगल है। तो और QPR में आपको एंगल P पता है 60 है, और एंगल Q और R इक्वल है। तो हमने लिखा 60 + x + x = 180। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, 3 ट्राइंगल्स 3 एंगल का सम कितना होता है 180।
क्लियर है, तो इसलिए 180 आ गया। तो यहाँ पे 60 की जगह 60 रखा, x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, तो 2x यहाँ पे 60, तो हमने 60 को ट्रांसपोर्ट करा, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 60, तो 2x की वैल्यू 120, और x निकालेंगे तो क्या होगा 2 से 120 को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 60। तो मेरा जो एंगल Q और एंगल आ रहा है, एंगल Q क्या है बेटा 60, एंगल R क्या आया 60, पर एंगल P मेरा ऑलरेडी क्या था 60, यानी तीनों एंगल क्या हो गए 60 60 60 हो गए। इससे हम बोल सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ट्राइंगल पी क्यू आर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो रूल है वो क्या कहता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल कहलाता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मीन जो साइड इसकी पी क्यू जो है वो क्यू आर के भी इक्वल होगी और पी आर के इक्वल होगी, तीनों साइड क्या जाएंगी 7 सेंटीमीटर। तो जो कॉर्ड हमसे पूछा था वो उसका आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है। मैं सभी क्वेश्चन को टिक कर रहा हूँ, चेक करो, फिर इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। ये कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का पेपर है जो 16 जुलाई 2025 को हुआ है। पूरा पेपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ कराया जाएगा और भी सेट्स कराए जाएंगे स्टैंडर्ड और बेसिक के। तो अपने सारे आंसर्स मैच कर लें और चैनल पे बने रहें। तो आंसर देख लें आप अपने। जो फर्स्ट आंसर है सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन ए। सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका सी। थर्ड का आंसर है आपका सी। फोर्थ का आंसर है आपका बी 507 और फिफ्थ का आंसर है आपका 7 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है आपका रहना इज 1.5 मीटर टॉल एट एन इंस्टेंट हिज शैडो इज 1.8 मीटर लॉन्ग। At the same instant, the shadow of pole is 9 मीटर long. How tall is the pole? तो क्वेश्चन में पोल जो है उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो देखो बेटा क्वेश्चन कैसे होएगा ये, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं फटाफट से। तो क्या है देखो क्वेश्चन यहाँ पे, ये एक हमने ट्राइंगल बना लिया ABC जिसमें जो शैडो है उसकी कितनी है 1.5 है, और सेम जो वो शैडो पड़ रही है तो दूसरा भी हमने उसे ट्राइंगल की फॉर्म में ले लिया, हमने उसे लेट H कर लिया। यानी ये दो ट्राइंगल जो है सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, यानी ट्राइंगल ABC क्या है सिमिलर है किसके DEF के। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा AB DE के AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DE हो जाएगा ट्रिपल ए की कंडीशन से। अब हम वैल्यूज रख लेंगे, AB की जगह 1.5 और अपॉन H और BC की जगह 1.8 अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर H आ जाएगा, तो ये हाइट जो आएगी हमारी 7.5 आ जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें पूछा है इसकी हाइट क्या होगी, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका 7.5, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है कार्ड्स नंबर 10 11 12 up to 30 are kept in a box and shuffled through it. Rohit draw a card at a random from the box. ठीक है, उसके आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ कार्ड इन द मल्टीपल ऑफ 4 and 5। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है मल्टीपल ऑफ 4 and 5 से। तो देखो कार्ड नंबर पता स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, तो कार्ड स्टार्ट हुए हैं आपके 10 से और एंड कहाँ तक हो रहे हैं 30 तक हो रहे हैं। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे। देखो किस तरीके से हुआ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, स्टार्ट कहाँ से है 10 से और एंड कहाँ पे हो रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से 10 से एंड कहाँ पे हो रहे हैं 30 पे। तो अगर नंबर होंगे तो 10 11 12 13 14 14 30 तक है। तो हम को मल्टीपल किसका बताना है 4 और 5 के मल्टीपल बताना है। तो 4 के मल्टीपल देखो क्या होता है, 4 के मल्टीपल होते हैं 12। अगर हम 10 के बाद भी काउंट करेंगे ना, 4 की टेबल पढ़ोगे 4 4 जा 1 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो 10 के बाद का नंबर क्या है 12। तो यानी 10 से लेके 30 तक के जो मल्टीपल है वो क्या होंगे 4 के 12 16 20 24 28। और अगर 5 के मल्टीपल पूछेंगे तो क्या होगा 10 15 20 25 30। क्लियर है। जो 4 के मल्टीपल है वो कितने हैं 1 2 3 4 5 5 नंबर है, और 5 के मल्टीपल भी कितने 1 2 3 4 5। यानी 4 के भी 5 मल्टीपल है और 5 के भी 5 मल्टीपल है, पर इनमें जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है वो है 20। तो हम क्या करेंगे टोटल में जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम करेंगे 5 + 5 - 1, जो कॉमन नंबर है उसे माइनस कर देंगे। और हमारे को ये बताइए कि 10 से लेकर 20 तक के जो नंबर आएंगे वो कितने हैं 20, और उसमें 1 नंबर को प्लस करते हैं, ये रूल है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 5 + 5 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा 21। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ आ गई। तो जो हमारे से जो कॉमन मल्टीपल पूछे गए क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, प्रोबेबिलिटी पूछी है ना हमसे,
तो इस हिसाब से जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो कॉमन मल्टीपल के हिसाब से जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, वो आएगी 9/20। क्लियर है? तो क्या आ जाएगी 9/21। तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी आएगी 9/21, ऑप्शन बी। समझ आ गया कैसे? देख लो वापस से। 4 के मल्टीपल 5, 5 के मल्टीपल 5, मगर इनमें कॉमन नंबर क्या है 20, तो 20 को क्या कर देंगे यानी 1 नंबर को माइनस करेंगे, तो ऊपर तो इसके फेवरेबल आउटकम 9 आ जाएंगे और टोटल आउटकम क्या होंगे 21 होंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है बेटा? क्वेश्चन 8 है m is a point on y axis at a distance of 4 unit from x axis and it lie below the x axis. The distance of point m from the point q के जो कोऑर्डिनेट है 5 और 1 दे रखे हैं, तो सॉल्व करना है। तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे को पता है m के पॉइंट है 0 4, q के पॉइंट है 5 और 1, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में साफ साफ बोला y एक्सिस पे क्या होता है 0 और y होता है। y एक्सिस पे क्या होता है बेटा 0 और y होता है, ठीक है। तो 0 और यहाँ पर क्या गया -4, और यहाँ ये कोऑर्डिनेट दे रखा था 5 और 1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 और y2 - y1। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा तो 25 और 1 + 4 5 होता है, 25 + 25 √50। इसका आंसर क्या आ जाएगा √50 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √50, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि जो बच्चों को निप करा होगा उन्हें पता भी रहना चाहिए, और जो नए बच्चे हैं जो क्लास 10th में अभी जुड़ रहे हैं ये उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा और इंप्रूवमेंट वालों के लिए भी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ x = p cos cube x and y = q sin cube, देन वैल्यू निकालनी है x/p जिसकी पावर है 2/3, तो उसके बाद y/q जिसकी पावर है 2/3। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है x = p cos क्यूब अल्फा। तो आप अगर cos क्यूब अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा x/p। भाई p के साथ ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x/p किसकी वैल्यू होगी cos क्यूब अपॉन अल्फा की। क्लियर है? और दूसरा दे रखा y = q sin क्यूब अल्फा। तो अगर हमारे को sin क्यूब अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देंगे y/q। तो sin क्यूब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी y/q, cos क्यूब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी x/p। क्लियर है? अब वैल्यू रख दो, cos क्यूब अल्फा की जगह रख देंगे x/p, इसकी पावर क्या है 2/3, y/q इसकी पावर क्या है 2/3, और x/p की जगह क्या लिख सकते हो cos क्यूब अल्फा प्लस y/q की जगह क्या लिख सकते हो sin क्यूब अल्फा। 3 से 3 को काट देंगे तो cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 काट देंगे sin स्क्वायर अल्फा। आइडेंटिटी पढ़ी हमने sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, या cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू भी 1 होती है, और यहाँ पे a की जगह क्या है अल्फा है, बात वही है वेरिएबल है। तो इसका sin स्क्वायर a या cos स्क्वायर a या cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, इनका मतलब क्या होता है इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्लियर है बेटा क्वेश्चन नंबर 9? तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा ना बेटा? क्वेश्चन 10 देखते हैं फटाफट से। वेरी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 में इन द गिवन फिगर एक फिगर दी है जिसमें एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, लिखा है ना इन अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल है उसके अंदर सर्कल है ABC जो टच कर रहा है AB BC एंड AC या CA को XYZ 3 पॉइंटों पे। AB 12 दे रखी है, AY 8 दे रखी है, CY 6 दे रखी है। आपको BC की लेंथ निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। होपसो ये क्वेश्चन भी अभी फाइनल टर्म में भी आया था, जो बोर्ड का एग्जाम था उसमें भी एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे होगा। ये आपको फिगर दे रखी है, तो आपको एक बात तो पता है, ए भी आपको कितनी दे रखी है बेटा 12, बी सी आपको कितनी दे रखी है जिसमें ए वाई 8 है और वाई सी कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो कैसे करेंगे हम, देखो सिंपल से आपको पता है
एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, ए वाई के इक्वल होना चाहिए। और क्यों, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। और वाई सी किसके इक्वल होना चाहिए, जेड सी के इक्वल। तो ए वाई अगर 6 है तो ए एक्स भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही वाई सी अगर 6 है तो जेड एक्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू 12, हमने ए एक्स को एक्स मान लिया, बी एक्स इक्वल टू 12, तो बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस एक्स। अगर हमने इसको एक्स कर रखा है तो हमारा बी एक्स बी जेड के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, क्योंकि टेंजेंट इक्वल होती है। अब आप लगा लो, ए एक्स इक्वल टू ए वाई और ए वाई इक्वल टू एक्स माइनस 8। अब वैल्यू रखो, सी वाई इक्वल टू सी जेड इक्वल टू 6। तो बी सी की वैल्यू है किसके बराबर आएगी, बी जेड प्लस जेड सी के। बी जेड की वैल्यू क्या निकाली आपने, 12 माइनस एक्स, और जेड सी की वैल्यू क्या है, 6। अब सॉल्व कर दो, 12 और एक्स की वैल्यू पहले आपकी निकल चुकी है, तो 12 माइनस 8 प्लस 6, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए फटाफट से आप आंसर भी मैच कर लें, अपने आंसर मिला लें जो आपके आंसर है, सभी आंसर को टिक कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन 6 था बेटा, उसका आंसर आपको पता है क्या आया है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 का आंसर था ऑप्शन बी। क्या था क्वेश्चन 6 का आंसर, ऑप्शन बी था। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 का आंसर है आपका, जो क्वेश्चन 7 है बेटा, इसका आंसर मैंने आपको बता भी दिया था, फिर भी मैं टिक करा रहा हूं, ऑप्शन बी। इसका आंसर है 9/21। क्वेश्चन 8 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, √50 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर आपका आएगा 1। सॉल्व करा है ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका ऑप्शन सी। हम अब इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। हमने अभी तक 10 MCQ कर लिए हैं, जल्दी से हम इसके आगे के क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो जो आगे के क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, वो नई वीडियोस पे आप देखिए। जल्दी से आप उस वीडियो को देख के भी अपने आंसरों को मैच करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। क्लास 10th के सभी सब्जेक्टों की प्रिपरेशन के लिए और जो अदर सब्जेक्ट हैं, साइंस है, SST है, इंग्लिश है, उनकी भी आपको प्रीवियस ईयर के कंपार्टमेंट के पेपर, बोर्ड के पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और कंपार्टमेंट प्रिपरेशन पेपर भी आपको चैनल पे मिलेंगे, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने आज अपना पेपर दिया है वो अपना आंसर भी मैच करके देखें और कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर करा है। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और जो अलग अलग सेट्स हैं उनके आंसर भी आप चैनल पे चेक करके अपने स्कोर को कंफर्म कर सकते हैं। हमारी तरफ से जिन बच्चों ने आज पेपर दिया है सभी को ऑल द बेस्ट। होप सभी का उनकी इच्छा के हिसाब से अच्छा रिजल्ट आए।